अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो जैसा कि कल जो आपका 6 सेम का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जब पेपर मैंने रिसीव किया आपका, तो कुछ स्टूडेंट्स ने वो सेंड किया था। तो बेसिकली बस पेपर तो बहुत ज़्यादा इजी था। एज सच मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन लगा नहीं कि जिसको मैं डिस्कस करूं। मतलब टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं वहाँ पे जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत हो। मतलब सीधे बहुत सिंपल, मतलब इससे ज़्यादा सिंपल पेपर मैंने अभी तक नहीं देखा था एज़ फार लीनियर अलजेब्रा इज़ कंसर्न। अब अगर मैं बात करूं उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लाए हैं, इसलिए जिनको लगा मुझे कि डिस्कस करने थोड़ा सा डिस्कस कर सकता हो, इवन दो कि उतने बड़े क्वेश्चन भी नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगा आपके पूरे लीनियर अलजेब्रा कोर्स का। जितना भी 60 एमसीक्यूज जो आए थे, आउट ऑफ 60 एमसीक्यूज आई फाउंड दिस क्वेश्चन जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब कई बच्चों ने मुझे की भी सेंड की इसकी कि सर इसमें की में जबकि इसका ऑप्शन गलत दिया है, मैं बोल रहा हूं आपको जो भी की आपकी आई है उसने इस क्वेश्चन को ऑप्शन बी करेक्ट दिया है जबकि गलत है। ऑप्शन बी इसका सही नहीं है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को हम सही अंदाज से सही तरीके से डील करेंगे। एंड आफ्टर दैट you will realize that option A is in fact correct option. So अगर आपने की पे किसी ने ऑप्शन A लिखा है करेक्ट, तो अगर की ऑप्शन B करेक्ट दे रही है तो आप आराम से आप ये जो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ये जाके आप उनको दिखा सकते हो। आफ्टर दैट उनको की जो है चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो किसी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं दे सकते। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन इज एक्चुअली ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज एक्स इक्वल टू बी। ये तो आप जानते हो नॉन होमोजीनियस सिस्टम दिया हुआ है। इवन दो की बी कुछ भी हो सकता है, इसने ना मेंशन किया है होमोजीनियस ना नॉन होमोजीनियस। सो फार आप इसको जानते हो कि नॉन होमोजीनियस है। लेट अस सपोज इट इज नॉन होमो, इवन दो होमोजीनियस भी हो तब भी ऑप्शन ए ही आएगा। अच्छा, ये जो सिस्टम है एक्स इक्वल टू बी हैज अ सॉल्यूशन इफ बी इज, जब सॉल्यूशन की बात करेगा मतलब तो नॉन जीरो सॉल्यूशन पूछ रहा है। जब नॉन जीरो सॉल्यूशन इस सिस्टम का कब होगा, आप अच्छे से देखना, एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू बी। ये बोल रहा है इस सिस्टम का सॉल्यूशन तब होगा जब ये बी के बारे में बोल रहा है। देखो एक्चुअली ये x इक्वल टू बी क्या है, ये a जब हम ऑपरेट करते हैं इस x पे, ये कोई वेक्टर होता है, इस x पे जब ऑपरेट करते हैं वहां से निकल के कोई और एक वेक्टर आता है जिसको हम b लिखते हैं यहाँ पे। सो इट्स एक्चुअली b। अब मैं आपको समझाऊंगा ये असल में है क्या। देखो x इक्वल टू बी इज नथिंग, इट्स एक्चुअली ये जो मैट्रिक्स में जो कॉलम्स हो गए, आप अच्छे से देखना, मैट्रिक्स में जो कॉलम्स हो गए ये हम कॉलम्स से ही जनरेट करते हैं ये बी, इन केस अगर सॉल्यूशन होगा। आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा इसको हम कैसे डील करके। सपोज यहां पे आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैं 2x2 साइज का मैट्रिक्स लूंगा। सपोज दिस इज 1, दिस इज 1, एंड सपोज दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, एंड सपोज दिस इज 3, दिस इज 4। रैंडमली कुछ भी, ये मैंने जानबूझ के नहीं लिया। ये 1, दिस इज 4 माइनस 6 इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब भी जाके मैं आपको समझाऊंगा ये जो बी है क्या मैं बोल रहा हूं आपको, क्यों इसका आंसर है ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए। मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया, ठीक। अब ये एक्स जो है, अब कितने कॉलम्स है, 1 2 कॉलम्स है। सो दिस इज x1, दिस इज x2, जितने कॉलम्स हो गए, सही है ना। अच्छे से आप देखना मैं क्या बोल रहा हूं। अब मुझे बोलो, अच्छा आपको कॉलम स्पेस का कुछ आइडिया है? कॉलम स्पेस किसे कहते हैं? कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉलम स्पेस सिंपली इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स है? इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स है। इन 2 कॉलम्स से जनरेट होने वाला स्पेस उसको कॉलम स्पेस कहते हैं। सो दिस इज एक्चुअली आपके पास सपोज ये x1, ये कैपिटल X1 है, ये कैपिटल X2 है। अगर मैं S में सेट
x1 comma x2 लू, दिस सेट कंटेन्स दीज टू कॉलम्स, और अगर मैं इसका ls लू, दैट्स व्हाट वी कॉल कॉलम स्पेस, दिस इज नोन एज कॉलम स्पेस। आप अच्छे से देखना, इसको कॉलम स्पेस कहते हैं। ये जो दो कॉलम्स है इनसे बनने वाला जो भी, ls इज ऑलवेज अ सब स्पेस, ls इज ऑलवेज है, चाहे आपके कॉलम्स फिर डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, ls हमेशा सब, वो फिर अलग बात है कि डायमेंशन अगर डिपेंडेंट है तो डायमेंशन कम होगा। सो फॉर दीज टू कॉलम्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो इनसे बनने वाला जो स्पेस होगा, मतलब तमाम सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस, मैं इसकी और इसकी लूंगा, वो लीनियर कॉम्बिनेशंस में इसकी वजह से ले रहा हूं। क्वेश्चन देखो ऑप्शन में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आपके पूरे लीनियर अलजेब्रा में, अदरवाइज कोई क्वेश्चन है ही नहीं डिस्कस करने के लायक। मतलब इवन दो कि मैंने की भी अपलोड नहीं की, क्योंकि उतना क्वेश्चन कोई था नहीं कि जिसमें किसी को डाउट हो। सो फार आप यहां तक देखिए, ये जो x1 टाइम्स दिस कॉलम प्लस x2 टाइम्स दिस कॉलम, आपको समझ आ रहा है, प्लस x2 टाइम्स दिस कॉलम, मतलब आप ये जो x ले रहे हो ना यहां पे, ये एक्चुअली आप इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए ले रहे हो। तो मतलब जब मैं इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन, जो ये स्पेस कौन जनरेट करता है, ये कॉलम स्पेस जनरेट करता है। तो अब बोलो यहां पे जो भी आएगा, आप अच्छे से ध्यान रखना, सपोज दिस इज b1, दिस इज b2। अच्छा मुझे बोलो यहां पे कौन भी आएगा, यहां पे कौन भी आएगा, b तभी आएगा अगर वो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। आपको समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, अब मैं दिखाऊंगा। ये जो b होगा ना, ax इक्वल टू b, यहां पे वही b आएगा अगर वो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है, मतलब अगर वो इसकी कॉलम स्पेस में है। ax इक्वल टू b हैज अ सॉल्यूशन if and only if, ax equal to b has a solution if and only if this b is in the column space of this a। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। this ax equal to b has a solution if and only if this b is in the column space of this a। अब ये कॉलम स्पेस मतलब इससे स्पेस जनरेट होने वाला स्पेस, ये भी तभी आएगा जब आप इसको इन दो से जनरेट कर पाओगे, वो आप यहां से लीनियर कॉम्बिनेशन उठाओगे। अब मैं आपको यहां पे एग्जांपल दूंगा, यहां पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। सपोज अगर मैं यहां पे अगर मैं लू, सपोज दिस इज 3 एंड दिस इज 7, मैं आपके लिए ले रहा हूं, दिस इज 3 एंड दिस इज 7। अब आपका क्वेश्चन समझ आएगा आपको, x इक्वल टू b है, ये a है, ये x है, ये b है। अब बोलो ये जो b है, क्या ये इसके पास सॉल्यूशन है? यही बोल रहे हैं ना, हैज अ सॉल्यूशन इफ x इक्वल टू b हैज अ सॉल्यूशन इफ b इज। अब देखना अगर ये b इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से बना हुआ होगा तभी और तभी सॉल्यूशन होगा। अगर देखना, अगर मैं यहाँ पे 1 लूँ, यहाँ पे 1 लूँ, तो सीधे सेटिस्फाई होगा। अब देखना 1 टाइम्स दिस प्लस 1 टाइम्स दिस, दिस इज 1 प्लस 2 इज 3 एंड दिस इज 3 प्लस 4 इज 7। सो x इक्वल टू b, तो सोल्यूशन तो आ गया। ये b कौन था? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये लूँ 3,8, इसके पास सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, आप यहाँ पे 1 ले रहे हो, लेकिन आप देखो यहाँ पे 3 प्लस 4 यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कुछ भी आप करो, कुछ भी करो। अब मसला ये है कि क्या ये b के लिए क्यों सोल्यूशन है? क्योंकि ये इसकी कॉलम स्पेस में नहीं आएगा, ये इसकी कॉलम स्पेस में नहीं आएगा। यहाँ पे तभी और तभी सॉल्यूशन। अच्छा क्या ये आप देखना, दिस अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ फिर क्या बनेगा? ये 2 एंड 2 ऑफ दिस एंड 2 ऑफ दिस 4, दिस इज 2 4 6। अच्छा ये 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 6 प्लस 8 इज 14। इसके पास भी सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे तभी सॉल्यूशन होगा जब ये वेक्टर जो इसकी कॉलम स्पेस में होगा, तभी और तभी इसके पास सॉल्यूशन होगा। और कॉलम स्पेस मतलब यहाँ से स्केलर्स चूज करो, तब जाके आपकी लीनियर कॉम्बिनेशन में ये आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया? बस सिंपली x इक्वल टू b, ये b पता है, ये b इसके कॉलम स्पेस में होना चाहिए, तभी और तभी जो है इस यहाँ पे नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा अगर ये b इसके कॉलम स्पेस में नहीं होगा। और कॉलम स्पेस का मतलब इनसे स्पैन किया गया वेक्टर आना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहा है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन
इफ बी, ये जो बी है ना, बी पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कब सॉल्यूशन होगा, जब ये बी इन से बनेगा, इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो वही बोल रहे हैं ना, ये बी इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए। अब इसने कॉलम वालम मेंशन नहीं किए हैं, तो गारज इसका यही है कि जो उसमें आप कॉलम्स ले रहे हो उनसे, उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से अगर ये बनेगा तभी और तभी सॉल्यूशन होगा। इसीलिए ये क्वेश्चन जो उन्होंने दिया है पार्ट 20 का, उन्होंने करेक्ट ऑप्शन उस पे दिया है, वो गलत है। इसका ऑप्शन ये नहीं है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब अगर कोई मुझे बोलेगा ना सर यहाँ पे अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगी, सिंगुलर होगी, तब भी क्या होगा। सपोज दिस, अगर मैं यहाँ पे लूँ 1 2, दिस इज 1 2 एंड दिस इज, अच्छा 3/3 की मैं ले सकता हूँ, कुछ भी 2/2, अब 2/2 तो डिस्कस यहाँ पे किया। अगर मैं 3/3, दिस इज 1 2 3, मैं कुछ, आप देखना दिस इज 4 5 6, अच्छा दिस इज 4 5 6, अब मैं ये लिखूंगा 5 7 एंड दिस इज 9, और बताओ x1 x2 और x3 क्या होगा, सो दैट दिस यहाँ पे जो होगा b1 b2 b3, इसके पास सॉल्यूशन होगा। जब ये ax, आप देखना अगर मैं इस वाले वेक्टर की बात करूँगा, ये क्या आएगा, सपोज अगर मैं सीधे सम करूँगा, दिस इज 5 + 5 10 एंड दिस इज 7 7 + 7 14 एंड दिस इज 3 6 9 9 + 9 18, तो 1 1 1 1 सेटिस्फाई करेगा, तभी करेगा जब ये इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। इसी तरह इस वेक्टर के पास भी सॉल्यूशन है, 0 0 0 के पास भी सॉल्यूशन है। मैंने बोला था ना अगर 0 भी होगा तब भी देखना। अगर मैं यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे -1 लूँ, देखना 4 + 1 5 5 - 5 0, 2 + 5 7 7 - 7 0, 3 + 6 9 9 - 9 0। तो गर्ज यही है कि ये बी ax = b के पास तभी सॉल्यूशन होगा अगर ये b जो है इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा, मतलब इसकी कॉलम स्पेस में होगा। आई होप कि दिस इज क्लियर नाउ लेट्स सी। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन में और यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके लिए, जो इन्होंने बोला था। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज, एक क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पेपर पे, ये मैं डिस्कस करूँगा आपके लिए। दिया हुआ है उसने a⁵ = 0, मतलब दिस इज nilpotent मैट्रिक्स। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स सेट टू बी nilpotent इफ a⁴ k is 0 फॉर सम k belongs to n, तो जो सबसे छोटा k होगा उसको फिर इंडेक्स ऑफ nilpotency कहते हैं, इंडेक्स ऑफ nilpotency। किस सबसे छोटे k पे 0 होगा तो तब जाके अब ये जो a⁵ = 0 है तो nilpotent मैट्रिक्स है, और nilpotent मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 0 हमेशा होता है, आपने पढ़ा होगा। जब भी आइगन वैल्यू 0 होगा मीन्स आपकी मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है। जब मैट्रिक्स सिंगुलर है तो क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें क्या था, ये इन्वर्स की बात कर रहा था, द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स तो डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ऑप्शन आप ऐसे नहीं आएगा आपको तो डिस्कार्ड ऑप्शन कर सकते हो। देखो उसने लिखा है इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जरा आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स सपोज 1 0 0 1 है, जरा इसकी पावर कुछ भी करो, कभी 0 आएगा, कभी नहीं आएगा, तो ये तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है ये कंडीशन। दूसरा क्या बोल रहा है, तीसरा ऑप्शन नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स जो है a⁵ ये जरूरी नहीं है खाली नल मैट्रिक्स, हाँ नल मैट्रिक्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जब नल मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स के पास इन्वर्स होगा, तब भी तो ये तो इन्वर्स की बात कर रहा है। आपको इतना समझ आ रहा है। और इवन दो कि नल मैट्रिक्स के बगैर भी ऐसे मैट्रिसेस है, जैसे आप अगर ये लो, दिस इज सपोज 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0, सपोज दिस इज 0। अगर आप इसका लोगे ये भी नल मैट्रिक्स, ये nilpotent मैट्रिक्स बनेगी आपकी। तो जरूरी नहीं है कि आपका नल मैट्रिक्स ही nilpotent मैट्रिक्स हो। तो इसमें आपको समझ आया, क्योंकि आइगन वैल्यू 0 है हमेशा nilpotent मैट्रिक्स का। तो आइगन वैल्यू, जब भी कोई आइगन वैल्यू 0 होगा ना, तो हमें उससे ये पता चलता है कि जो आपकी मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। इसका ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे अच्छे से लिखूँ, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्या है, अच्छा द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर से यही इनवर्स की बात करेगा। आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये x³ माइनस, फिर क्या लिखा है, x³ माइनस 6x² प्लस 11x = 0, ये लिखा है।
हाँ, ये बोल रहा है अगर आइगन वैल्यूज आपकी मैट्रिक्स के इस इक्वेशन से होगे, जरा आप मुझे बोलो, अगर 0 आप रखोगे, 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, 0 0 0, तो 0 सेटिस्फाई, सो x इक्वल टू 0 इज ए रूट, x इक्वल टू 0 इज ए रूट। जब 0 आया दैट मीन्स x इक्वल, फिर आप लैम्डा उसको लिखते हो लैम्डा के टर्म्स में, लैम्डा इक्वल टू 0 इज आइगन वैल्यू, इज आइगन वैल्यू, ई वैल्यू। जब आइगन वैल्यू 0 आएगा, मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स सिंगुलर होती है। इसके पीछे मैं रीजन अभी उतना नहीं जा सकता क्योंकि ये डिस्कशन हो रहा है। तो दिस लैम्डा इक्वल टू 0 इज आइगन वैल्यू। जब 0 आइगन वैल्यू होगा, क्या मैट्रिक्स सिंगुलर होगी कि नॉन सिंगुलर? मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। जब मैट्रिक्स सिंगुलर होगी मतलब डिटर्मिनेंट उसका 0 होगा, क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्या बोल रहा है, बोल रहा है द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो सीधे डज नॉट एग्जिस्ट। इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कौन सा क्वेश्चन था? मैं वही, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन मुझे कोई डिस्कस करने के लायक मिला ही नहीं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो है बी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 0 इसका जो है, बाकी ये कुछ भी बोले अब मुझे उससे मतलब उस पर ध्यान नहीं देना है। और एक आपको क्वेश्चन है दिस, आप अच्छे से देखना, ये बोल रहा है 21 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 21 आपका, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि डिस्कस करो इसको मैं। क्या बोल रहा है 21, द सिस्टम, आप देखना, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, और क्या है, और है a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, हैज़ ए नॉन जीरो सोल्यूशन, देन ये बोलेगा कंडीशन कुछ देगा, इसमें आपको बोलना है। ये देखो, ये जो होमोजीनियस, ये कुछ ऐसा हुआ है ना, ax इक्वल टू 0, अब a क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वो क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यहाँ पे बना सकते हो, वो a1 b1 a2 b2 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, और आपका x और y यहाँ पे है, इज इक्वल टू 0 0। अभी बात हो रही थी इसकी, अब देखना, अब इसके पास सोल्यूशन कब होगा, ये किसकी बात, ये असल में कॉलम, ये क्या बोल रहा है, ये होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहा है। इसके पास तभी और तभी नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब जिस यहाँ पे 0 0 के बगैर, देखो 0 0 तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा इसको, लेकिन ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था, मैंने आपको जो 2-3 लेक्चर्स दिए थे, कई सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर मतलब इट्स बिकॉज ऑफ दोज 2-3 लेक्चर्स वी गॉट 30+, इवन दो कि उसमें उतना डिस्कस भी नहीं किया था, फिर भी सीधे क्वेश्चन वहाँ से आए थे क्योंकि टाइम उतना नहीं था। अब देखिए यहाँ पे, सो 30+ उन्होंने वहीं से किए थे, तो खुद भी थोड़ी मेहनत की थी, तो उनका 40+ 50 कहीं, तो एक स्टूडेंट जो था उसको मैं मतलब ये चीज़ें समझा रहा था, तो ही देन आस्क्ड मी कि सर मैं आपसे कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करूँ, क्योंकि द पेपर वाज वेरी मतलब टू ईजी। अब देखिए यहाँ से, तो ये जो है a1 b1 a2 b2, ठीक, ये क्या है 0 0 तो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये नॉन जीरो बोल रहा है। नॉन जीरो तभी होगा जब ये क्या होगा, क्या मैंने बोला था ना आपको, ये जो है ना, ये इसकी कॉलम स्पेस में होना चाहिए। कब कॉलम स्पेस में होना चाहिए, दैट मीन्स दीज टू कॉलम शुड बी लीनियरली डिपेंडेंट, तो मैट्रिक्स शुड बी सिंगुलर, मीन्स इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 आना चाहिए, मीन्स कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब आप निकालोगे a1, यहाँ पे मैं लिखूंगा a1 b2 माइनस a2 b1 शुड बी इक्वल टू 0। अब उसने एक ऑप्शन में ये दिया था इक्वेट करके, मतलब इस ये बोल रहा है कि डिटरमिनेंट इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का 0 होना चाहिए, तब जाके ये नॉन सिंगुलर होगा और उसका फिर नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, सॉरी तब जाके ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और तब जाके इसका जो है इसका नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इस ऑप्शन का यही कौन सा पार्ट है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो पार्ट ए है दिस, ए इज करेक्ट, दिस a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस आर 4 क्वेश्चन, बट आप इस क्वेश्चन को की चेंज कराना ज़रूर। उसके बाद आपका क्वेश्चन 27 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 27, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि आपको थोड़ा, क्योंकि अदरवाइज ये उतना नहीं है। ये बोल रहा है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा क्या है, आर्थोगोनल है। जब भी आर्थोगोनल होगी ना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईच रोज 1 के बराबर होगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, और वो अलग बात है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज, यहाँ अगर आप अल्फा इंटू गामा प्लस दिस वो 0 आना चाहिए, लेकिन आप इतना याद रखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। इससे ऊपर भी एक क्वेश्चन था, उसने कुछ ऐसा दिया था शायद 1 0 0, यहाँ पे शायद -1 0 0 0 और 1 दिया था, बोला था ये आर्थोगोनल है, नहीं है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईच रोज करो 1 है,
यहाँ पे देखो 0 + 0 + 0 सब के मतलब, तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी। ये उससे ऊपर एक क्वेश्चन था, मैंने वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। अब देखो, दिस इज α² + β² शुड बी, सॉरी, इट शुड बी 1, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईच रो शुड बी 1। इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईच, या चाहे आप कॉलम्स लो, रोज लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह जो है γ² + δ² वो भी 1 होगा। तो इसने फिर लिया था ये α² + β², मतलब इन दोनों का सम प्लस γ² + δ² इज इक्वल टू 1 + 1 2। तो इसका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन 2 था, और ऑप्शन 2 इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। तो इसका क्वेश्चन 27 का करेक्ट ऑप्शन सी है, मतलब 2 है इसका आंसर। और जितनी भी आपकी साइज की होगी ना, आप ये बात याद रखना, अगर ये 2/2 साइज की थी तो 2 ही रोज थे तो 2 आएगा। अगर 3/3 होती तब जाके सारे एंट्रीज का सम बोलता, मतलब ये बोलता सारे जितने भी समेशन aij² बोलता, कुछ भी बोलता, तब जाके वो उतना ही आएगा जितना साइज होगा उस मैट्रिक्स का। तो इतना आपको समझ आया, ये था क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद और एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि इसके बाद कोई क्वेश्चन है नहीं डिस्कस करने के लायक। ये है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, अब अच्छे से देखना क्वेश्चन 52। इस पे भी कई सारों ने जो है मतलब थोड़ी गलती की थी आंसर करने में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम अच्छे से देखेंगे। लेट यू एंड वी बी वेक्टर स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेसेस ओवर एन, मतलब और एफ, सॉरी, U आपका वेक्टर स्पेस ओवर एफ है, मतलब ये है U ओवर एफ एंड V ओवर एफ, ये दो वेक्टर स्पेसेस है। इसका डायमेंशन क्या है दिया m, इसका डायमेंशन n दिया है, मतलब डायमेंशन ऑफ U इज f, m डायमेंशन ऑफ V इज n। अब बोल रहा है इसके बारे में, होम ऑफ UV के बारे में। होम ऑफ UV का मतलब क्या होता है? होम ऑफ UV, अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, होम ऑफ UV क्या होता है, दिस होम ऑफ UV नहीं, कुछ नहीं होता है, ये सारे वो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं T फ्रॉम U टू V, फ्रॉम U टू V such that T is LT, T is मतलब कलेक्शन, ये तो सेट है, ये पहले सेट है, किन किन का सेट है, ऑल ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V, मतलब U दिया है, V दिया है, U और V से बनने वाले यहाँ आप देखना अच्छे से, U टू V जितने भी, जैसे आप वहां बोलते थे ना, अगर आपके पास एक सेट दिया हुआ था, फिर दूसरा सेट दिया हुआ था, फिर आप बता मुझे आप A से B कितने फंक्शंस बना सकते हो, वो होता था कार्डिनलिटी ऑफ दिस टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ दिस, वो एक अलग चीज थी। लेकिन यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर मेरे पास U और V दिया हुआ है, दो वेक्टर स्पेसेस, तो आप मुझे बताओ मैं कितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बना सकता हूँ फ्रॉम दिस U टू V। वो जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे वो किस में जाएंगे, वो होम UV में जाएंगे, मतलब जिसको आप बोलते हैं कलेक्शन ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम U टू V। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नाम क्या है, मैंने बोला था वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, तो आपका वो भी एक क्वेश्चन आया था शायद, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नाम जो है वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है। तो असल में होम में क्या जमा होता है, होम में सारे होमोमॉर्फिज्म जमा होते हैं फ्रॉम दिस U टू V, मतलब सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, और ये जो कलेक्शन होती है ना, इट ऑलवेज फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस विद कंपोजिशन। क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस असल में फिर T1 ऑफ T2 वो अलग चीज होती है, इसका ऑपरेशन क्या रहता है वो आप मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन होम ऑफ UV जो है ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है, और वेक्टर स्पेस ये डायमेंशन, इसका डायमेंशन जो है वो होता है डायमेंशन ऑफ U इनटू डायमेंशन ऑफ V इनटू डायमेंशन ऑफ V। ये भी एक क्वेश्चन था, डायमेंशन ऑफ U जब फाइनाइट होगा, जब दोनों का डायमेंशन फाइनाइट होगा, दिस इज M इंटू N, तो ये वेक्टर स्पेस बनाता है। नीचे आपने क्वेश्चन में लिखा है कि इसका डायमेंशन Mn है, तो ऊपर आप कैसे लिख सकते हो कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो दिस वाज इनफैक्ट मतलब रॉन्गली आंसर्ड सो फार। अगर दोनों में U और V में एक, सो इसका ये है कि होम ऑफ UV is also a vector space of dimension Mn if dimension of U is M and dimension of V is N. However, it's non-FDVS, मतलब finite dimensional vector space if one of them is non-FDVS। अगर U और V का डायमेंशन किसी दो में एक इनफाइनाइट होगा तब जाके होम ऑफ UV तब भी वेक्टर स्पेस बनाएगा, लेकिन ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन, यहाँ जिसको आप बोलते हो non-FDVS। तो इस वाले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन 52 है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इस फॉर्म से वेक्टर स्पेस।
सो फार फिलहाल यहाँ तक सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिए, जितने भी बाकी तो मतलब देवर टू मच इजी। अब ये जो क्वेश्चन था इस पे आप अच्छे से, जिसने ये लिखा है ऑप्शन ए इसका ही इज करेक्ट, चाहे उसने तुक्का दिया या अच्छे से उसको कॉन्सेप्चुअली इसको उसने किया, तो वो करेक्ट ऑप्शन उसका है। जिसने बी दिया है वो गलत है। अगर आप की में वो बी दिखा रहा है तो आप आराम से उसको बोल सकते हो इस को लेके, जो मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो है ये इसकी कॉलम स्पेस में होना चाहिए, ये जो बी है इस साइड ये इसकी कॉलम स्पेस में होना चाहिए। दैट मीन्स वो कॉलम स्पेस कहाँ से बनेगी, जब मैं यहाँ से स्केलर्स लाऊंगा फिर लीनियर कॉम्बिनेशन करूँगा और फिर वो इसमें आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये है। सो इसके बगैर ये 5-6 क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे मैंने, थोड़ा मुझे लगा कि डिस्कस करूँ, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन उतने अच्छे आपके लिए लगेंगे कि आपके लिए अच्छे थे, बट दे वर वेरी ईजी। Thank you for watching.